Hello students, this is Ejaz Maths Academy Nagpur and we are studying shape of a liquid drop on a solid surface. This topic is a part of surface tension, solid, liquid at rest, hydrostatics, shape of a liquid drop on a solid surface. So we will consider, वैसे तो हमने एक ही case, if we consider it's okay. I have drawn two diagrams, one for water and glass, one for mercury and glass. Now see, here this is clean glass in contact with water. Okay, so if a drop of water falls on clean glass, अगर पानी का एक बूंद जिसका साइज छोटा था वो अगर ग्लास पर गिर जाए तो फैल जाएगा. क्यों फैलेगा? क्योंकि उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. सपोज यहाँ पर देयर इज अ लिक्विड ड्रॉप, देयर इज अ लिक्विड ड्रॉप हियर. ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप को कौन कौन से फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो ये लिक्विड ड्रॉप को यहाँ पर देयर आर अदर लिक्विड ड्रॉप्स, यहाँ पर अदर लिक्विड ड्रॉप्स है ना पानी के. कहाँ पर है ये? लिक्विड वाटर एंड ग्लास की बाउंड्री पर जो लिक्विड के ड्रॉप्स है, ये लिक्विड ड्रॉप्स इसको इधर खींचेंगे ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, इधर खींचेंगे सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेसिव फोर्स. और वी आर डिनोटिंग इट बाय T1. हम इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं? T1 से डिनोट किया है हमारी बुक ने, इसको डिनोट कर रहे हैं हम T1 से. दिखेगा आपको ये, दिस इज T1. अपनी बुक ने यहाँ तक लाया है, मैं उतना लंबा एरो नहीं कर रहा हूँ उसको. और उसके बाद फिर ये देखो T1 क्या है? T1 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस. सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री में ये जो लिक्विड के ड्रॉप्स है या मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ड्रॉप्स नहीं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को उधर खींच रहे हैं. यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ये अपना टेस्ट मॉलिक्यूल है. दिस इज द टेस्ट मॉलिक्यूल. मैं जानबूझ के थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया, वैसे बड़ा नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल. ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैं पॉइंट ए लिख देता हूँ उसको. पॉइंट ए पर जो मॉलिक्यूल है इट इज टेस्ट मॉलिक्यूल. पॉइंट ए पर जो मॉलिक्यूल है इट इज अ टेस्ट मॉलिक्यूल, रेफरेंस मॉलिक्यूल है अपना. उसके ऊपर अपन सब कुछ रिसर्च कर रहे हैं. तो ये मॉलिक्यूल को इधर दूसरे मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन T1. फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उस लिक्विड मॉलिक्यूल के ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? तो यहाँ पर ये ग्लास है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लास मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे हैं. और आपको वैसे भी मालूम है, आपको वैसे भी मालूम है यहाँ कौन सा फोर्स खींच रहा है? इससे कोहेसिव फोर्स खींच रहा है लिक्विड के बीच का. ठीक है, और यहाँ पर कौन सा खींच रहा है? तो ये क्या है? रेड वाला ए वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये ग्रीन वाले क्या है? ग्लास मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो हम ऐसा लिख देते हैं, रेड वाला टेस्ट वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, टेस्ट वाटर मॉलिक्यूल है. और जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला जो है, दीज आर ग्लास मॉलिक्यूल्स, ग्लास मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये ग्लास मॉलिक्यूल जो एयर के कांटेक्ट में है, ये T2 बताया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन एयर सॉलिड इंटरफेस. यहाँ एयर है, यहाँ सॉलिड है, और ये क्या कर रहे हैं? इसको इधर खींच रहे हैं, इधर. और आपको मालूम है कि ग्लास के और ये मुझे थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा. आपको मालूम है कि ग्लास में और वाटर में एडहेसिव फोर्स होता है. ठीक है, ग्लास में और वाटर में एडहेसिव फोर्स होता है, और एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है फॉर अ लिक्विड लाइक वाटर इन कांटेक्ट विद क्लीन ग्लास. ये देखो, ये मैं ज्यादा बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये एरो थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ मैं T2. दिस इज T2. अब एकदम 100% एक्यूरेसी इज वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए मुझे बहुत सोच के वीडियो बनाना पड़ेगा और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा. तो मैंने T2 का एरो लंबा बनाया क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है. ग्लास के मॉलिक्यूल्स पानी को बहुत ज्यादा ताकत से खींच रहे हैं, कोहेसिव फोर्स कम है. ठीक है, अब यहाँ पर एक और फोर्स विल कम इनटू प्ले एंड दैट फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन एयर लिक्विड इंटरफेस. एयर लिक्विड यानी यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली मैंने उसको भी रेड कलर देना चाहिए
क्योंकि अल्टीमेटली वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही है, एयर के इंटरफेस पे, एयर के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स है और ये फोर्स इधर खींच रहा है, ठीक है। ये इतना, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ T1 को ताकि हमारा काम बन जाए। इतना प्लस इतना इज इक्वल टू, अब इतना गिनने विनने वाला काम तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत भारी काम हो जाता है, ठीक है। मैंने एडेसिव को कितना लिया, 0 to 8, 0 to 5.5 और ये होना चाहिए 2.5। चलो अब इतना हम गिनने वाला काम नहीं करेंगे। ये जो कोहेसिव फोर्सेस है इसको हम नाम देंगे T3। यहाँ जो कोहेसिव फोर्स है ऊपर ये T3 है, ठीक है। ये कोहेसिव फोर्स जो ये T1 है, T3, T1 एंड T2। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट मॉलिक्यूल है, ये वाला ब्लैक कलर कर देता हूं उसको मैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टेस्ट मॉलिक्यूल है ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल A, अगर हम चाहते हैं कि ये कहीं ना जाए, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर इफ वी वांट, अगर हम चाहते कि ये मॉलिक्यूल A अगर इधर एडहेसिव फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा, ये एक खींचा जाएगा और ये चिपक जाएगा, पूरा फैल जाएगा। जैसा यहाँ हुआ वैसे ही हम यहाँ पे भी बना सकते हैं एक मॉलिक्यूल लेके, इधर भी हम चाहे तो नाम दे सकते हैं T2, T1 वगैरह, लेकिन हम वहां नहीं दे रहे, हमने एक कॉर्नर को कंसीडर किया है। तो अगर ये T2 बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसको लिक्विड को खींच डालेगा पकड़ के, लिक्विड खींच जाएगा तो ये चिपक जाएगा सरफेस, लिक्विड ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा ग्लास के ऊपर में, ठीक है। और अगर ये कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है T1 तो ये लिक्विड छोटा हो जाएगा, गोल शेप धारण करना चाहेगा जैसा मर्क्यूरी में होता है, तो और ये भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो देखो फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम चाहते कि ये मॉलिक्यूल A जो है ये ना लेफ्ट की तरफ जाए ना राइट की तरफ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसके दो कंपोनेंट्स निकालेंगे T3 वाले के, T3 को हम रिजॉल्व करेंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, आपको मालूम है, एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, angle between solid surface and the tangent drawn to the free surface of a liquid and measured from the side of the liquid, this is angle of contact। तो ये थीटा है, तो आपको मालूम है इधर वाली साइड का नाम क्या रहेगा, थोड़ी सी मैं इसको ना नीचे से बनाता हूं ताकि दिखाई दे। ये थीटा है तो इसका नाम रहेगा T3 cos थीटा। ग्रीन ग्लास को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, दिस विल बी T3 कोहेसिव, डायग्राम बनाने में इतना टाइम नहीं जाना चाहिए, कोहेसिव, दिस विल बी T3 cos थीटा और ये ऊपर जो रहेगा इट विल बी T3 sin थीटा। आपको मालूम है जिधर थीटा रहता है उधर ही cos थीटा रहता है, ये हम पढ़ चुके 11th स्टैंडर्ड में। नाउ व्हाट विल हैपन, इधर राइट हैंड साइड में कितने फोर्सेस है, T1 भी खींच रहा है और T3 cos थीटा भी खींच रहा है, T3 sin थीटा तो नलीफाई होगा, T3 sin थीटा ऊपर खींच रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, वो तो बैलेंस होगा, ठीक है। ग्लास का भी एडहेसिव फोर्स नीचे खींच रहा है, वो भी बैलेंस हो जाएगा, और वेट तो नेग्लिजिबल है, वो बैलेंस नहीं, ग्लास का एडहेसिव फोर्स नीचे उसको बैलेंस कर देगा। T3 cos थीटा और T1 दोनों राइट हैंड साइड की तरफ खींच रहे हैं और लेफ्ट की तरफ कौन खींच रहा, T2, तो हम क्या लिखेंगे, T2 ये मॉलिक्यूल ना तो राइट की तरफ जा रहा है फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल A इज नॉट गोइंग, इज नाइदर गोइंग, नाइदर मूविंग लेफ्ट नॉर मूविंग राइट, ना वो लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा ना राइट की तरफ मूव हो रहा, मतलब बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या होगा, T2 अकेला मस्ट बी इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा, अंडरस्टूड। अब इसी को रीअरेंज कर लिए तो cos थीटा बन जाता T2 माइनस T1 अपॉन T3। समझ गए फॉर्मूला कैसे आया, यही केस हम यहाँ पे भी बना सकते चाहे तो, एक मॉलिक्यूल यहाँ लेंगे। अच्छा ये देखो मर्क्यूरी का डायमीटर कितना बड़ा, इतना बड़ा डायमीटर है,
इतना बड़ा डायमीटर है, लेकिन कांटेक्ट कितने पार्ट ने करा उसका ग्लास से, बहुत कम। इधर वाले ने बोला मैं नहीं, मैं दूर भाग रहा, इधर वाले ने बोला मैं दूर भाग रहा। हमको मालूम है कि मर्क्यूरी जो है वो ग्लास से दूर भागता है। मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल, बहुत कम है ग्लास से कंपेयर करें तो ग्लास से वो कांटेक्ट मिनिमम बनाना चाहता है, तो देखो कितना कम सरफेस एरिया है। और ऐसे आपको कहाँ दिखाई देता है, तो जो लीव्स होते हैं, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है झाड़ के पत्तों की, उस पर जो वैक्सी क्यूटिकल होता है, वैक्सी लेयर होता है, उस झाड़ के पत्ती पर वैक्स के ऊपर जो ये ड्रॉप्स होते हैं वो ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ऑब्ट्यूज बन गया थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैं इसे इधर भी बना सकता था, वैसे इधर बनाना और बेटर होता है क्योंकि हमने वो वाला इधर बनाया। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड। अब इसमें भी हम यही कहानी कर सकते हैं, इसको इधर T2 खींच रहा है, T2 इधर खींच रहा है और T1 इधर खींच रहा है, और आपको मालूम है ये कोहेसिव फोर्सेस इसमें ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो ये T1 ज्यादा है, ठीक है, और T2 कम है, छोटा है T2, ओनली इतना यहां तक, और T3 cos थीटा भी इधर है। तो सी इसी पे हम सब कुछ कर रहे हैं। cos थीटा क्या है? T2 माइनस T1 अपॉन T3। अब अगर T2 माइनस T1 if T2 minus T3 if T2 minus T1 is less than T3, अगर यानी T2 minus T1 यानी ये क्या है? न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर if T2 minus T1 यानी न्यूमरेटर, if numerator is less than denominator, तो वैल्यू कैसे आएंगी? पॉइंट में आएंगी। और cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। और थीटा कैसा रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा। तो ये इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा सरफेस एक्यूट रहेगा या कौन सा ऑब्ट्यूज रहेगा। अगर समझो ये वैल्यू, और आपको मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू पॉइंट में कब तक आती है? cos थीटा की वैल्यू पॉइंट में कब तक आती है? cos 0 तो छोड़ दो, यहाँ 0 आएगा ही। फिर उसके बाद क्या होगा? cos 30 डिग्री, cos 30 is 1 by root 3 by 2, क्या हो गया मुझे? root 3 by 2। cos 60 will be 1 by 2, ये होगा 0.5, ये होगा 0.8660, ये पॉइंट में आ रही है वैल्यू, ठीक है। cos 45 is 1 by root 2 और 1 by root 2 is 0.707, ये सब वैल्यूज पॉइंट में आ रही है। तो और अगर cos 90 हो जाता तो फिर क्या हो जाएगा? 0, और cos 0 होगा तो क्या होगा? 1। तो हमारी वैल्यू काय में आ रही है? ये यहाँ पर देखो न्यूमरेटर कैसा है? छोटा। न्यूमरेटर T2 माइनस T1 कैसा है? छोटा। और डिनोमिनेटर बड़ा। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। If numerator is less than denominator, तो फिर क्या होगा? cos थीटा will be पॉजिटिव और काय में आएगा? एंड इन पॉइंट्स यानी लेस देन 1 होगा। और फिर उसके बाद थीटा कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल बनेगा। अभी इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती है, तो इसलिए ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। अब इधर वाले में देखो, इधर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो हम T2 माइनस T1 नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे T1 माइनस T2। If second case, if T2 is less than T1, यहाँ पर क्या था? अरे एक मिटा दिया क्यों है? If T2 is greater than T1, यहाँ पर था if T2 is greater than T1, यहाँ पर T2 बड़ा था, T1 छोटा था, और यहाँ पर T2 छोटा है, T1 बड़ा है। कोहेसिव फोर्स बड़ा है, एडहेसिव फोर्स छोटा है। तो ऐसा होता है, तो इसमें ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे हम, T1 माइनस T2 करते हैं, और अगर वो भी लेस देन T3 है, लेस देन डिनोमिनेटर है, तो थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ हम T1 माइनस T2 कर रहे हैं, और उस समय थीटा विल बी ऑब्ट्यूज।
और अगर ये पूरा इक्वल हो जाए तो यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, cos थीटा विल बी 1 और थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 1 एंड cos इनवर्स ऑफ 1 मतलब थीटा विल बी 0, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो जाएगा। और ऐसा कब होता है? तो प्योर वाटर विद क्लीन ग्लास, हाईली प्योर वाटर विद क्लीन ग्लास, उस समय ऐसा होता है। तो ये एंगल, ये फॉर्मूला आपको बताता है यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, ये कोहेसिव फोर्स कितना है, एडहेसिव फोर्स कितना है, कोहेसिव कितना है, एडहेसिव कितना, और ये कंपोनेंट कितना आ रहा है इसका, इस पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड कौन सा शेप धारण करेगा। इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं, फॉर्मूला के बेसिस पर, कि कौन सा लिक्विड कैसा शेप लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया है। वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो और मैं ये मिटाता हूँ। ठीक है, so that we can start the next topic. वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं साइड में सरक गया। ऑलराइट, मिटाता हूँ। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत मतलब आपको लॉजिकली ध्यान में रखकर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद थोड़ा थियरी आ रहा है एंड दैट्स वेरी इजी। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस में बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन द एग्जाम। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये एग्जाम में। इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 39 ऑफ आवर न्यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पर डिपेंड करता है, कौन सा सॉलिड कौन से लिक्विड में है। फॉर एग्जांपल हमको मालूम है कि मर्क्यूरी एंड क्लीन ग्लास, उसके लिए थीटा कितना होता है, 140 डिग्रीज होता है। एंड प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास के लिए कितना होता है, थीटा इज 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट, कौन सा लिक्विड कौन से सॉलिड के कांटेक्ट में, कौन से बर्तन में कौन सा लिक्विड डाले, उस पर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करेगा। रिमेंबर, बर्तन को इधर लेफ्ट राइट झुकाने से, कंटेनर को लेफ्ट राइट झुकाने से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं होता। नंबर 2, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन impurity present in the liquid. Impurity present in the liquid, इस पर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता। हमारी बुक में एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन देखो हमको मालूम है कि प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इज 0 डिग्री, लेकिन impure water in clean glass, for it theta is nearly 8 degrees, एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्रीज बन जाता है अगर impure water हो तो, यानी impurity से एंगल ऑफ कांटेक्ट में चेंज आता है। फैक्टर नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। सरफेस टेंशन समझता है आपको क्या है, पूरा कहानी खत्म हो रही, कहीं ऐसा मत बोलना कि सरफेस टेंशन ही नहीं समझा, मेरा तो वाट लग जाएगा। सरफेस टेंशन यानी जो टॉप सरफेस होती है किसी भी लिक्विड की, सपोज ये बीकर है, इसमें लिक्विड भरा है, उसकी जो टॉप सरफेस होती है, उसके टॉप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है आपस में, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेते, और बॉन्ड बनाकर सरफेस एकदम टाइट हो जाती है। जैसे लोग हाथ में हाथ मिलाकर
चेन बना लेते हैं। और ये देखो ये ऐसा सरफेस जो है, ये कौन सा व्यू है, ये दिस इज द टॉप व्यू। सरफेस टेंशन का कारण क्या है, ये वाटर है समझो H2O। तो H2O में क्या होता, वाटर में H डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा डबल नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव पार्शियली, जो ये वैसे भी थोड़ा पोलर बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन, उस पर एक ही प्रोटॉन है। ये सब केमिस्ट्री में आप, मेरे ख्याल से सरफेस टेंशन का टॉपिक केमिस्ट्री में भी है, तो आपको तो और उसमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो है ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से बंधन बना लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो बनाया मैंने सरफेस पर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में क्या कर लेते, बॉन्ड बना लेते, एंड इट फॉर्म्स अ, इट इज लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस forms a network between a tough network, टेंशन वाला, क्या लिखूंगा उसको, टाइट नेटवर्क between molecules of liquid on the surface। ये देखो ये उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको शॉर्ट में फिर से, कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से लिंक बना लेते, सब एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते हैं और एक टाइप से नेटवर्क बना लेते, ऐसा जाली बना लेते हैं, समझ रहे हो, एक जाली बना लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर कोई चींटी वगैरह चलेगी तो चींटी डूबेगी नहीं, क्योंकि ये जाली उसको उठाकर रखेगी, ठीक है। So liquid surface forms a tight network between molecules of liquid on the surface। वो उसको हम इनडायरेक्टली सरफेस टेंशन, और उसका कारण क्या है, मॉलिक्यूलर, ये इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, आपको मालूम है वाटर वैसे भी थोड़ा पोलर होता है, तो पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, डेल्टा मतलब पार्शियल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के कारण इसका एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पहले वाले के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता। इस तरह एक दूसरे के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके ये ऊपर एक जाली बन जाती है ना। ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये ऐसी नेटवर्क बन गई, ये ऐसी नेटवर्क बन गया जाली, जैसे किसी कुएं पे जाली रखी रहती ना ताकि हम उस पर गिरने ना पाए, तो ऐसी जाली बना लेते। और इस जाली के ऊपर फिर क्या होता है, इस जाली के ऊपर कॉकरोच कीड़े वीड़े चलते हैं, उस पर चलते हैं तो डूबते भी, ठीक है। चलो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं टेम्परेचर बढ़ा के, तो हीट से क्या होगा, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो जाली नेटवर्क टूट जाएगा, जाली टूट जाएगी, बात समझ में आ रही है। ये जो आपस में जो इन्होंने नेटवर्क बनाया, ये नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा, और नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और सरफेस टेंशन कम होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम हो जाएगा फॉर मोस्ट लिक्विड्स। या मैं ऐसा लिखता हूं एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट वगैरह भी नहीं लिखते अपन, ऐसा कर देते, सीधे सीधे लिख देते, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी सरफेस टेंशन, टेम्परेचर लिखना चाहिए, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होने से क्या होता है, यहाँ लिखो कि डिटेल में लिख रहे हैं, वैसे हमारे बुक में तो ओनली 2 मार्क्स के लिए आएगा तो शॉर्ट में ही लिखना है, लेकिन रीजन आपको समझा दूं क्या, बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर कोहेसिव फोर्सेस आर डिस्टर्ब, कोहेसिव फोर्सेस आर ब्रोकन, कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं, एंड सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, और जिसका सरफेस टेंशन कम होता है वो कैसा एंगल बनाता है, छोटा। केरोसिन कितना बना रहा है, 26 डिग्रीज बना रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम है। मर्क्यूरी कितना बना रहा है,
140 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो जिसका सरफेस टेंशन कम होता है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 3 पॉइंट्स इसके हो गए। और क्या दिया है, फिर कुछ वैल्यूज दिए, वो टेबल दिया है, तो उस टेबल में से हमको याद क्या रखना है कि वैसे तो याद क्या रखना, आपको मालूम है मर्क्यूरी एंड क्लीन ग्लास 140 डिग्री होता है, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास 0 डिग्री होता है, और केरोसिन यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, ये भी अपने काम की चीज है। केरोसिन एंड क्लीन ग्लास 26 डिग्री होता है। ये 2-3 वैल्यूज याद रखना ताकि एग्जांपल वगैरह देते समय आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद चलो 5 मिनट्स बचे हैं, हम 5 मिनट्स में नेक्स्ट टॉपिक भी निपटा लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, बात समझ में आई? नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट, इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द लिक्विड, नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, और नंबर 4 वैसा दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट पुराने सिलेबस में ये दिया हुआ था, मीडियम अबव द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर कौन सा मीडियम उस पर भी डिपेंड करता, जैसे एक लिक्विड है, उसने ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाया, उसके ऊपर एयर है, ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट ये थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये मैंने टेंजेंट बना दिया, एंड दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। लेकिन अगर इसके ऊपर हमने ऐसा वाला एयर रख दिए, ऐसा मीडियम रख दिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, बहुत डेंस वाली गैस रख दी, हेवी गैस रख दी है, तो हेवी गैस क्या करेंगी, ये इसकी सरफेस को डुबा देंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एयर, और ऐसा ही वाला लिक्विड यहाँ रखे हमने, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा था, इसके ऊपर हेवी मीडियम रख दिए, हेवी गैस, तो हेवी गैस के प्रेशर की वजह से, प्रेशर आपको मालूम है क्या होता है, एच रो जी, तो ये जो प्रेशर है, ये एयर का प्रेशर हल्का है, क्योंकि एयर की डेंसिटी 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हल्की है। अगर हेवी गैस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये लिक्विड नीचे दब जाएगा ऐसा, और ये लिक्विड नीचे दब गया तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हालांकि सिलेबस में नहीं दिया है अपने, लेकिन आप याद रख सकते हैं, मीडियम अबव द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर कौन सा मीडियम है, उस पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो को कर दूं कि रुका के, पॉज खत्म, मैं निपटा लूँ, 5 मिनट्स बचे हैं। और एक टॉपिक नेक्स्ट बचा है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, इसका अलग से छोटा वीडियो बना लेंगे हम। सो दिस इज दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये हुआ हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर क्या होता है, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया, हाई टेम्परेचर कोहेसिव फोर्सेस आर ब्रोकन एंड सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी एंड कैडमियम, एक्सेप्ट फॉर कैडमियम एंड कौन सा मेटल है वो, कैडमियम एंड कॉपर है शायद, हाँ, मोल्टन कॉपर, एक्सेप्ट फॉर मोल्टन कैडमियम एंड मोल्टन कॉपर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मोल्टन कॉपर, ये याद नहीं भी रहा तो चलेगा आपको। So increase in temperature decreases the angle of contact because due to high temperature cohesive forces are broken and surface tension decreases except for molten cadmium and copper. चलो, have a nice time, enjoy studies, remember well begun is half done, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। रोज लेक्चर्स देखना जरूरी है, रोज पढ़ाई करना जरूरी है, और डाउट्स पूछना है तो अभी चलते चलते में डाउट्स पूछना है आपको, 1-2 दिन में डाउट्स पूछना है, नहीं तो पता चला कि आधी कहानी, आधा सिलेबस खत्म हो गया, फिर डाउट्स लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। और डाउट्स आपको कहीं पे पूछना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है अपने ट्यूशन वालों को, वो मुझे आप लोग कांटेक्ट करोगे और डाउट्स पूछोगे। चलो, हैव अ नाइस टाइम।